प्यारे विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड में संकलित कुंवर नारायण जी की 2 कविताओं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर चर्चा के दौरान मैं आपसे कहता रहता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी उत्तर बताए जाते हैं या जिन उत्तरों की चर्चा की जाती है वे संकेत मात्र हैं। आप उनको आधार मानकर अपने मौलिक उत्तरों की रचना कर सकते हैं और अपने शब्दों में उत्तर लिख सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इन दोनों कविताओं के प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। इस कविता अर्थात कविता के बहाने। इसका उत्तर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त करके आपसी भेदभाव को भुलाकर सब में एक जैसे अपनत्व की अनुभूति करना। जिस प्रकार बच्चों के खेलने की कोई सीमा नहीं होती है, वे खेलते हुए सभी घरों को एक कर देते हैं, बिना किसी धर्म जाति संप्रदाय का भेदभाव किए वो सबके घर में खेलने के लिए चले जाते हैं, अपने पराये का भेद भूल जाते हैं। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है, जिसकी रचनात्मकता की कोई सीमा नहीं होती, उस पर भी कोई बंधन लागू नहीं होता और वह बिना भेदभाव के सबको आनंदित करती है। कविता भी कोई भेद नहीं करती है, सबको रसानुभूत कराती है। अगला प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है। पाठ आपने पढ़ा है, उसमें देखा है कि चिड़िया के उड़ने की बात की गई है, फूल के खिलने की बात की गई है। तो कविता से उसका कैसा संबंध है, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो हम लिख सकते हैं कि उड़ने और खिलने का कविता से सीधा और गहरा संबंध है। कविता कल्पना के पंखों के सहारे चिड़िया के समान दूर दूर तक उड़ान भरती है, चाहे फिर वह असीमित आकाश हो या संपूर्ण प्रकृति। कविता की उड़ान असीम है, शाश्वत है और कालातीत है। कालातीत माने समय को भी पार करके। और चिड़िया के उड़ान की एक सीमा है। चिड़िया कुछ दूर तक उड़ेगी, थक जाएगी, फिर वापस आ जाएगी, परंतु कविता अनंत काल तक, शाश्वत वर्षों तक आनंदित करती है। कविता फूल की तरह विकसित होती है, जैसे फूल खिलता है वैसे कविता भी विकसित होती है, प्रस्फुटित होती है। उसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। कविता लंबे समय तक महकती रहती है, उसके भाव का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। वह हर युग में अपने सौरभ से मानव को आनंद देती है। कविता सार्वकालिक होती है, सार्वदेशिक होती है। सार्वकालिक से तात्पर्य है कि आज लिखी गई रचना आने वाले आगामी वर्षों में भी पढ़ी जा सकती, या प्राचीन काल के जो ग्रंथ रचे गए हैं, जो रचनाएं की गई हैं, वो आज हमें रसानुभूति कराती हैं, हम पढ़ के उसे आनंदित होते हैं। तो कविता लंबे समय तक महकती रहती है, उसके भाव का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। वो हर युग में अपने सौरभ से मानव को आनंद देती है। कविता असीम होती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कविता पढ़ने के दौरान आपने देखा कि कवि ने चिड़िया से तुलना की, फिर कह दिया नहीं चिड़िया क्या जाने। फूल से तुलना की, फिर कह दिया कि कविता का खिलना फूल क्या जाने।
परंतु जब बच्चे की बात आई, बच्चे से तुलना की, तो लास्ट में अंत में लिखा कि बच्चा ही जाने, इस घर उस घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो यहाँ कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो उसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि कवि ने बच्चे और कविता को समानांतर रखा है। बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है, उनके सपने असीम होते हैं, उनके सपनों की कोई सीमा नहीं होती है, और बच्चे खेल से सभी घरों को एक कर देते हैं। वे किसी सीमा को स्वीकार नहीं करते, किसी बंधन को स्वीकार नहीं करते। कविता की भी यही विशेषता है कि यह भी शब्दों का खेल है। कविता में कवि शब्द क्रीड़ा करता है और यह रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है, उस पर भी कोई बंधन लागू नहीं होता। कविता भी बिना किसी भेदभाव के सबको आनंदित करती है, सबको रसानुभूति कराती है। तो इसलिए कविता और बच्चे को समानांतर रखा गया है। अगला प्रश्न है कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? जब फूल और कविता की तुलना की जा रही है तो वहाँ यह प्रसंग आया है कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो बच्चों, इसके उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि कविता की समानता फूल से की गई है, परंतु फूल का खिलना और महकना एक निश्चित समय के दौरान होता है, उसके बाद वह मुरझा जाता है। फूल खिलता है, कुछ दिन महकता है, उसके बाद मुरझाकर समाप्त हो जाता है। परंतु कविता लंबे समय तक महकती रहती है, उसके भाव का सौंदर्य कभी भी समाप्त नहीं होता, वह अनंत काल तक मानव को आनंद प्रदान करती रहती है। कविता के माध्यम से जीवन के मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। कविता कभी मुरझाती नहीं है, से तात्पर्य है कि कविता अनंत वर्षों तक सबको रसानुभूति कराती है। कविता सार्वकालिक होती है, सार्वदेशिक होती है। आप देखिए, हमारे यहाँ की जो रचनाएं हैं वो विदेशों में पढ़ी जाती हैं। श्रीमद् भगवत गीता 50 से अधिक भाषाओं में अनुदित हो चुकी है, इसका अनुवाद हो चुका है। क्यों? क्योंकि उन भाषाओं में ये पढ़ी जा रही है, उन देशों में वो पढ़ी जा रही है। इसी तरह से दूसरे देशों की रचनाएं, नाटक, महाकाव्य दूसरे देशों में लिखे गए और हमारे यहाँ ही पढ़े जा रहे हैं। हम उसको पढ़ करके आनंदित होते हैं और प्राचीन काल में लिखी गई है। तो बच्चों, बिना मुरझाए महकने के माने यहाँ लाक्षणिक प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति है। बिना मुरझाए महकने के माने से तात्पर्य है कि कविता कभी भी बासी नहीं होती, जब भी पढ़ी जाती है तो उसी तरह का रस हमको मिलता है, उसी तरह का आनंद हमको प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण जी की जो दूसरी कविता है, बात सीधी थी पर, वहां से उस पर आधारित यह प्रश्न है। प्रश्न है कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? तो बड़ा आसान है, सहूलियत माने आसानी से। उत्तर में हम लिख सकते हैं कि भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय है भाषा का उचित ढंग से प्रयोग करना, सहज और सरल ढंग से अपनी बात को कहना और भाव को उपयुक्त शब्दों में व्यक्त करना।
सरल सी बात को सरलतम भाषा शैली में कहने से भाषा का प्रभाव अधिक पड़ता है। भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग होना चाहिए, उचित शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। एक सज्जन, उचित शब्दावली पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने मुख्य अतिथि को आमंत्रित किया कि अब मैं स्वर्गीय श्री सो एंड सो को आमंत्रित करता हूँ। स्वर्गीय शब्दावली मृत व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है, उन्होंने जीवित व्यक्ति के लिए प्रयोग कर दिया, ये अनुचित प्रयोग है। तो किस शब्द का प्रयोग कहाँ करना है वो मायने रखता है। भाषा को सहूलियत से बरतने का अभिप्राय है कि उचित ढंग से उचित समय पर उचित शब्दावली का प्रयोग करना। अगले प्रश्न में भाषा और बात को परस्पर जुड़े होने की बात कही गई। प्रश्न है कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? अब इनके उत्तर में हम लिख सकते हैं, इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि मन में उठे भाव शब्दों में व्यक्त होते हैं। हम अपनी बात को शब्दों में बयां करते हैं, यानी बात को व्यक्त करने का माध्यम भाषा है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से बात और भाषा परस्पर अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। भाषा भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है और यह एक साधन है, न कि साध्य। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है, साधन है भाषा। तो भाषा को ही अलंकृत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सरल शब्दों में हमारे भाव व्यक्त हो जाते हैं तो बड़े बड़े जटिल शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मानव अपनी अनुभूतियों को सहज रूप में व्यक्त कर सकता है, परंतु कभी कभी लोग शब्दों के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। वे भाव के अनुरूप और उपयुक्त शब्द का प्रयोग नहीं करते। तो जब वे सरल और सीधी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए जटिल भाषा का प्रयोग करते हैं, अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कहने अलंकार का प्रयोग वर्जित नहीं है, अलंकार का प्रयोग करना चाहिए। अलंकार तो भाषा का भूषण है, परंतु केवल हम आभूषण ही पहन लें, वस्त्र न पहने तो बात नहीं बनेगी। तो कहने का तात्पर्य है कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही अलंकारिकता होनी चाहिए। एक उदाहरण मैं दूं आपको कि कैसे जटिलता आ जाती है। एक सज्जन साइकिल के दुकान पे गए और उन्होंने कहा कि हे द्विचक्रिका सुधारक महोदय, अपने वायु संपीडक यंत्र से मेरी द्विचक्रिका के पिछले चक्र में कुछ वायु संपीडित कर दीजिए। अब मिस्त्री परेशान, वो कह रहा है देखने में तो आदमी पढ़ा लिखा लग रहा है, ये मुझसे क्यों भीख मांग रहा है? क्योंकि बात मिस्त्री की समझ में नहीं आई। सज्जन कहना क्या चाह रहे थे कि हे मिस्त्री, मेरे साइकिल के पिछले पहिए में थोड़ा हवा भर दीजिए। इतनी सी बात को उन्होंने इसलिए इस तरह से कहा। तो जब भाषा के चक्कर में, जटिलता के चक्कर में, पांडित्य प्रदर्शन के चक्कर में हम सरल भाषा के बजाय बहुत जटिल भाषा, अलंकार से बोझिल भाषा का प्रयोग करते हैं, तब क्या होता है? सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में कहा गया कि बात के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करें। यहाँ 5 बिंब और मुहावरे दिए गए हैं और उनकी विशेषता, उनके अर्थों को उससे मिलान करना है।
पहला है कि बात की चूड़ी मर जाना, तो इसका अर्थ है बात का प्रभावहीन हो जाना। जैसे पेंच होती है, पेंच, उसमें खांचे बने रहते हैं, अगर उसकी चूड़ी, पेंच की चूड़ी समाप्त हो जाती है तो उसे फेंक दिया जाता है क्योंकि वो काम नहीं करती। तो इसी तरह से अगर दमदार बात नहीं है, बात प्रभावकारी नहीं है, तो बात को लोग भी ऐसे टाल देते हैं, उस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो बात का प्रभावहीन हो जाना, बात की पेंच खोलना, बात को सहज और स्पष्ट करना। पेंच को खोलने के लिए हम धीरे धीरे घुमाते हैं उल्टा, तब पेंच खुल जाती है, खींच के निकलती नहीं है। उसी तरह से बात को स्पष्ट करने के लिए जो लाक्षणिक प्रयोग है या फिर जो व्यंजनात्मक प्रयोग है, उनको स्पष्ट करने के लिए जब कोशिश की जाती है तो उसे बात की पेंच खोलना कहते हैं। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, कविता में बात का पकड़ में न आना। जैसे शरारती बच्चे को आप पकड़ना चाहें तो इधर भागता है उधर भागता है, उसी तरह से कविता में भी या बात कहने में भी शब्दों के ऐसे ऐसे प्रयोग होते हैं कि जिनका जो अर्थ होता है वो समझ में नहीं आता। पेंच को कील की तरह ठोंक देना, बात में कसावट न होना, इसका अर्थ है बात में कसावट न होना। और बात का बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। अंतिम जो स्थिति है ये बड़ी अच्छी है कि बात का बन जाए, जो कहा जाना है उसी के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया जाए। तो भाषा समय को देखकर उचित शब्दावली का प्रयोग करके समृद्ध की जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, हमने कविता के बहाने और बात सीधी थी पर के प्रश्नों पे चर्चा की। अब आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। कक्षा में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शुभमस्तु।